नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आप सभी का साइंस सुपर 30 के सीरीज में स्वागत करता हूं और ये हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको बताना है कि पायरोमीटर का यूज किसको मापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो ऑप्शन है वायु दबाव, उच्च तापमान, भूकंप या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो पायरोमीटर जो होता है ना, ये उच्च तापमान मापने के लिए इसका यूज होता है। पायरोमीटर का यूज कहाँ पर होता है? उच्च तापमान मापने के लिए यूज होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पायरोमीटर है। इससे क्या मापा जाता है? उच्च तापमान मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो होता है, ये किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और जो यहाँ पर है, क्या है? वायुदाब। ये वायुदाब क्या है? ये जो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वायुमंडलीय आर्द्रता। इस वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। उस यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज में लाया जाता है? उस यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के घूमने को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, एक परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है नाभिक के चारों ओर। तो जिस रास्ते में घूमता है इलेक्ट्रॉन, उस रास्ते को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आयनन, परमाणु पथ, कक्ष। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत धारा। तो एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन में जो घूमता है उस रास्ते को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्ष या ऑर्बिट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और जाना जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अगर पूछे इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर घूमता है परमाणु के, तो क्या हो जाएगा आंसर? कक्ष या ऑर्बिट में घूमता है। ये विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आपको बताना है, ये जो लेंस की जो पावर होती है, शक्ति होती है, इसको मेजर करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो कोई लेंस कितना पावर का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखने से तो पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इसको पता लगाने के लिए एक यंत्र का यूज होता है। उस यंत्र का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है मीटर। ऑप्शन क्या है? मीटर, डिग्री, डायोप्टर या वोल्ट। तो लेंस की शक्ति को मेजर करने या जानने के लिए डायोप्टर यंत्र का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगर हम लोग बात करें, ये मीटर क्या है? मीटर जो है ये दूरी या विस्थापन का यूनिट है। दूरी या विस्थापन का क्या है? दूरी या विस्थापन का ये यूनिट है। और यहाँ पर जो वोल्ट है, ये क्या है? ये विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का क्या है? ये विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का क्या है? मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आपको बताना है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज, आइंस्टीन।
तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या दिया था आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc², एक फॉर्मूला भी दिया था। अगर हम लोग बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने क्या दिया था? बल और गति के नियम दिए थे न्यूटन क्या दिए थे? बल और गति का नियम दिए थे। आर्किमिडीज ने क्या दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन का नियम दिया था। उत्प्लावन का नियम। इसको तैरने का नियम भी कहा जाता है। ये जो समुद्र में जहाज वगैरह चलते हैं, नाव वगैरह, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी कि उत्प्लावन का सिद्धांत पर ही ये काम करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइबर ऑप्टिक्स का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? फाइबर ऑप्टिक्स का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आपको बताना है ये जो फाइबर ऑप्टिक्स आप देख पा रहे हैं, इसका यूज किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन है बिजली उत्पादन, संचार, चिकित्सा या खेती के क्षेत्र में। तो फाइबर ऑप्टिक्स का जो मुख्य काम होता है ये किस में होता है? ये संचार में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, अगर हम लोग बात करें ये फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये क्या करता है? काम करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का सामान्य पीएच मान क्या होता है? मानव शरीर में खून का सामान्य पीएच मान क्या होता है? तो आपको बताना है ये जो मानव शरीर का खून है इसका पीएच मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 6.5, 7.4, 8.0 और ऑप्शन नंबर डी है 9.2। तो मानव शरीर का जो खून होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें ये जो खून होता है इसका लेवल किस में आएगा? अम्ल में आएगा या क्षार में आएगा? तो इसका जो लेवल होगा किस में आएगा? इसका होगा 7 से ज़्यादा है। तो 7 से जब ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा आएगा तो किस में हो जाएगा? ये क्षार में आ जाएगा। तो खून का जो ये पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है एक नाभिक जब टूटता है दो हल्के नाभिक में तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रासायनिक क्रिया। तो एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे एक नाभिक टूट रहा है ये हल्के नाभिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगर हम लोग बात करें नाभिकीय संलयन क्या है, तो परमाणु बम जो होता है ना, ये नाभिकीय विखंडन पर, तो परमाणु बम जो होता है ना ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य एवं तारों का ये मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, किसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन का विस्फोट रूप से जलना संभव होता है? तो किसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन का विस्फोट रूप से जलना संभव होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायक होती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु या पदार्थ जल नहीं सकता है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो वह जलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें कौन सी गैस है जो आग बुझाने में सहायता करता है, तो आग बुझाने में सहायता करने वाला गैस का नाम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और आग जलाने में सहायक करने वाला गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन है भ्रूणपोष, बीजाणु, गुद्देदार, पुष्पासन, फाली। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है आपको बताना है। नाशपाती का भाग जो है कौन सा भाग खाया जाता है। ये नाशपाती है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कभी खाए भी होंगे। तो इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन है भ्रूणपोष, बीजाणु, गुद्देदार, पुष्पासन, फली। तो नाशपाती का जो पुष्पासन भाग होता है उससे ही खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुद्देदार पुष्पासन। अगर हम लोग बात करें भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या है? ये जो नारियल होता है, नारियल का किस भाग खाया जाता है अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आंसर? भ्रूणपोष हो जाएगा। और पुष्पासन जो है ये सेब का भी, जो सेब जो होता है ना, सेब होता है, एप्पल होता है, इसका भी ये पुष्पासन भाग ही खाया जाता है। तो इस एप्पल जो होता है यानी कि सेब होता है, इसका जो खाया जाने भाग, इसका जो खाया जाने वाला भाग भी है पुष्पासन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है ये जो रेक्टिफायर होता है इसका यूज किस में होता है और किस काम के लिए होता है। तो ऑप्शन है देखिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, डीसी करंट को एसी करंट में, एसी करंट को डीसी करंट में। तो रेक्टिफायर जो होता है इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए ये जो बिजली का जो तार होता है ये किस करंट को प्रवाह करती है? बिजली जो होता है खंभा में, या कौन सा करंट उसमें दौड़ता है? तो उसमें दौड़ने वाला करंट का नाम है एसी करंट। और ये जो जनरेटर होते हैं उसमें कौन सा करंट होता है? डीसी करंट। अगर हम लोग बात करें एसी करंट जो है ऐसे दौड़ता है, यानी कि इसका जो पावर है ना वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन डीसी करंट जो है ये एकदम सीधा, जितना है उतना ही जाता है, उतना ही सप्लाई होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, आ चुका है। निम्नलिखित में से फलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो आपको बताना है ये जो फल दिख रहे हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है सेरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। और एंथोलॉजी किसे कहा जाता है? एंथोलॉजी जो है ये, एंथोलॉजी जो है ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी जो है ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। रेशम, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरिकल्चर कहा जाता है। और इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी नाम होता है मानव, मनोविज्ञान। और इसमें क्या का अध्ययन होता है? इसमें मन और व्यवहार का अध्ययन होता है। मन और व्यवहार, मन और व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? मन और व्यवहार का अध्ययन होता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, उस विटामिन का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन सी जो है ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो आपको बताना है, आप लोग खाए भी होंगे मशरूम, यानी कि इसको क्या बोलता है? कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। तो ये जो है ये किस कैटेगरी में आता है? कवक, शैवाल, पौधे, बैक्टीरिया या किस में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुकुरमुत्ता यानी कि इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इसको रखा गया है कवक की कैटेगरी में, यानी कि फंगी के कैटेगरी में रखा गया है। और शैवाल को क्या कहा जाता है? एल्गी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है क्या है? ये मशरूम है और इसको आप लोग खाए भी होंगे। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये कवक के कैटेगरी में आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको बताना है HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। आपको क्या बताना है? HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी जो है हमारा एड्स। तो HIV वायरस से होने वाला रोग का नाम है एड्स। HIV वायरस से होने वाला रोग का क्या नाम है? एड्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक हीटर में किस धातु का इलेक्ट्रिक हीटर में किस धातु का तार प्रयोग होता है। तो आपको बताना है ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसमें कौन सा तार का यूज होता है। तो कौन सा तार का यूज होता है? ऑप्शन है तांबा, लोहे, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीटर में कौन सा यूज होता है धातु? तो नाइक्रोम यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनता है? ये नाइक्रोम जो है ये निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। ये किस किस से मिलकर बनता है? ये निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। ये किस किस से मिलकर बनता है? निकेल 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 और क्रोमियम और क्या? और क्रोमियम कोरियम क्रोमियम निकेल और क्रोमियम से मिलकर ये मिश्र धातु बनता है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। अगर आपसे पूछा जाए टंगस्टन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो टंगस्टन का जो यूज होता है ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज होता है। इसका कहाँ पर यूज होता है? ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का प्रमुख कार्य क्या है। तो आपको बताना है ये जो CPU है इसका मुख्य काम क्या होता है। तो ऑप्शन है डाटा स्टोर करना, निर्देशों को निष्पादित करना, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्किंग करना, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंट करना। तो CPU का मुख्य काम क्या होता है? तो CPU का मुख्य काम होता है निर्देशों को निष्पादित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU का मुख्य काम होता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना, गणना करना, निर्देशों का पालन करना ताकि कंप्यूटर सही से काम कर सके। डेटा प्रोसेसिंग भी होता है इसमें। कई सारी चीजें ये क्या करता है? कई सारी चीजों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशों को निष्पादित करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में गतिकीय संतुलन किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है अभिक्रियाशील पदार्थों की सांद्रता, ऑप्शन नंबर बी है उत्पाद की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है तापमान और दबाव, ऑप्शन नंबर डी है घनत्व। तो उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में गतिकीय संतुलन जो है ये तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो आपको बताना है ये जो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ये किसने दिया था। तो ऑप्शन है जॉन डाल्टन, ल्यूबेनहोक, लुई पाश्चर, वाटसन और क्रिक। तो DNA का डबल हेलिक्स का मॉडल आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटसन और क्रिक। ये जो है ये DNA है ये। तो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। अगर हम लोग बात करें जॉन डाल्टन के बारे में, तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? ये परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ल्यूबेनहोक ने क्या दिया था? ये जीवाणु की खोज किया था। ल्यूबेनहोक जो हैं ये जीवाणु की खोज किए थे। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूबेनहोक ने। जीवाणु की खोज। और लुई पाश्चर जो है ये रेबीज का टीका बनाया था। लुई पाश्चर जो है रेबीज का टीका बनाया था। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटसन और क्रिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना प्रतिशत होता है।
तो आपको बताना है चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना प्रतिशत होता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में बदलें तो कितना हो जाएगा, 6 से इसको भाग देंगे 100 को तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 कितना बचा, 4 हासिल। तो यह कितना हो गया उधर 40, 40 में से फिर 6 छके 36 पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना से जाएगा, फिर 6 से जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, कंपास, वोल्टमीटर। तो दिशा, किसी भी दिशा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज होता है, तो उस यंत्र का नाम आपको बताना है और उस यंत्र का नाम है ऑप्शन नंबर सी का कंपास। ये आप लोग देख पा रहे हैं फोटो में, ये है कंपास और इसी से किसी भी दिशा को मापा जाता है। अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर की बारे में, अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर के बारे में तो इससे क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपको बताना है इस रक्त की खोज किसने किया था, रक्त समूह की खोज किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जेम्स वाटसन। तो इनमें से रक्त समूह की खोज कर व्यक्ति का नाम क्या है। तो लैंडस्टीनर जो है, कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने ही रक्त समूह की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर। अगर हम लोग बात करें लुई पास्चर, लुई पास्चर ने दिया था रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण यानी कि ओस्मोसिस क्या है। तो ऑप्शन है एक प्रकार की यांत्रिक प्रक्रिया, द्रव के अणुओं का अर्ध परागमय झिल्ली से होकर गुजरना, गैसों का अवशोषण और ऑप्शन नंबर डी है ठोस पदार्थ का तरल में विलयन। तो परासरण का मतलब होता है द्रव के अणुओं का अर्धपरागमय झिल्ली से होकर गुजरना ही ओस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव के अणुओं का अर्धपरागमय झिल्ली से होकर गुजरना। परासरण जो है ये सिर्फ कहाँ होता है, अर्धपरागमय झिल्ली में होता है। परासरण किस में होता है, ये सिर्फ अर्धपरागमय झिल्ली में होता है, जैसे कि समुद्र जीवों के शरीर में और जैसे कि पौधे में क्या होता है, पौधों में जड़ होती है और जड़ से क्या करते हैं, जड़ से मिट्टी, जड़ जो होता है मिट्टी में होता है और मिट्टी से क्या करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं। तो ये समुद्र जीवों में और पौधों में क्या होता है, परासरण यानी कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का विचलन किस सिद्धांत द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। तो गैसों का विचलन किस सिद्धांत द्वारा व्याख्यायित किया जाता है उसको बताना है। तो ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, हुक का नियम, बॉयल का नियम, गैस कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैस कानून। इसको समझने के लिए आपको इसका फॉर्मूला यानी कि समीकरण आपको याद होना चाहिए, P बराबर NRT, जिसमें P है दाब, V है आयतन और N जो है ये मोल की संख्या और R जो है गैस स्थिरांक और T जो है T ये तापमान है। तो इसमें से ये राइट आंसर हो जाएगा गैस कानून, क्योंकि इसमें देखिए चार्ल्स ने अलग नियम दिया, हुक ने अलग नियम दिया और सब ने अलग अलग नियम दिया, इनको मिलाकर एक समीकरण बनता है जिसको PV बराबर NRT के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है। आपको बताना है मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, या ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो मानव शरीर में ऐसा क्या है जो हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की मदद करता है? तो उसका नाम है WBC। उसका नाम क्या है? उसका नाम है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको क्या बोला जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसी को बोला जाता है सैनिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मानव शरीर का सैनिक भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो वह कहलाते हैं। तो ऑप्शन है संभारिक, आइसोबार, समस्थानिक, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है जो परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो उससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं समस्थानिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। अगर हम लोग बात करें परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उससे कहा जाता है संभारिक। जिसमें परमाणु संख्या क्या हो? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहा जाता है संभारिक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो आपको बताना है मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कुल 46 पाए जाते हैं। कुल 46 पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? कुल 46। लेकिन इसमें क्या पूछा है? जोड़ी में पूछा है। तो जोड़ी में बोला है तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी। कितना जोड़ी हो जाएगा? 23 जोड़ी। अगर कुल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होता है और जोड़ी में पूछे तो 23 होगा। अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? मानव शरीर में शारीरिक गुणसूत्र की संख्या सिर्फ 44 होता है। शारीरिक गुणसूत्र की संख्या 44 होता है और लिंग निर्धारण गुणसूत्र की संख्या सिर्फ 2 होता है। और इस 2 में से एक जो होता है XY, ये होता है मेल का। XY क्या होता है? ये मेल का। और XX जो होता है ये फीमेल का होता है। XX जो होता है ये किसका होता है? फीमेल का होता है। तो आपसे पूछा जाए मानव शरीर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र की संख्या सिर्फ 2 ही होता है, जिसमें मेल का होता है XY और फीमेल का XX होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में मैग्नीशियम का भंडारण होता है? तो आपको बताना है मानव शरीर के किस अंग में मैग्नीशियम का भंडारण होता है। तो ऑप्शन है जिगर, जिसको क्या बोला जाता है? जिगर को, यकृत या लीवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी है सभी। ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क। तो मैग्नीशियम का भंडार मानव शरीर में हड्डी में होता है। हड्डी में 60% मैग्नीशियम पाया जाता है और 30% पाया जाता है मांसपेशी में। 30% कहाँ पाया जाता है? ये मांसपेशी में पाया जाता है। मांसपेशी में 30% पाया जाता है और जो बच रहा कितना? 10% ये अन्य अंगों में पाया जाता है। 10% ये कहाँ पाया जाता है? ये अन्य अंगों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो आपको बताना है यहाँ पर जो हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल बनता है उसमें कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और यह मैग्नीशियम क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए होता है? आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए होता है।
तो ऑप्शन है मिश्रणों को अलग करने के लिए, ठोस को वाष्पीकृत करने के लिए, द्रवों को संघनित करने के लिए, गैसों को संग्रहित करने के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज जो होता है यह मिश्रणों को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रणों को अलग करने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर चल रहा है क्रोमेटोग्राफी और इसके माध्यम से ये मिश्रणों को अलग किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहे देखते हैं। मोटर वाहन में शीतलन तंत्र यानी कि क्या कहा जाता है जिसको, रेडिएटर। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है ये जो मोटर गाड़ियों में क्या होता है, शीतलन तंत्र यानी कि इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का यूज होता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है केवल चालन, संवहन, केवल विकिरण, विकिरण चालन। तो ये जो रेडिएटर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस रेडिएटर का काम क्या होता है, इस रेडिएटर का काम होता है गाड़ी का जो इंजन होता है वह चलते चलते उसका ताप क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है यानी कि गर्म हो जाता है। तो उस ताप को मेंटेन करना यानी कि नियंत्रित करने का काम होता है इस रेडिएटर का। तो यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।